दोस्तों और साथियों, ये कहानी सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 5 नवंबर 2025 की सुबह 9 बजे एक करोड़पति घर की बहू, उसकी तबीयत खराब होती है। जब उसकी तबीयत खराब हुई, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, उसको ये तमाम महसूस हुआ, लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसका पति यानी उसका शौहर आगे आता है, अपनी बीवी को उठाता है और फौरन एम्बुलेंस को हॉस्पिटल फ़ोन लगाता है कि जल्दी एम्बुलेंस भेजो, मेरे घर में बीवी की तबीयत ख़राब है। क्योंकि ये करोड़पति घराना था, पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में एक सीमित परिवार था, एक ये बहू थी, एक इसका शौहर था, एक ससुर था और एक इनकी जो थी वो 11 साल की बेटी थी। ये मुश्किल से 4-5 आदमियों का परिवार था। पैसे की किसी तरह की कारोबार की कोई दिक्कत नहीं थी। करोड़पति कारोबार, कपड़े के बड़े व्यापारी थे ये। जब इसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, इसने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम लड़खड़ा कर गिर पड़ी हो। कहने लगी कि आज मेरी और आपकी ये आखिरी मुलाकात है, आज आखिरी बार मुझे आप देख लो, क्योंकि मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगी। जब ये बात पति ने सुनी तो उसने कहा कि पगली, ऐसी बातें क्यों करते हो, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है और जिनकी तबीयत खराब होती है क्या सब मर ही जाते हैं। बस कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आने वाली है, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँगा, अस्पताल ले जाऊँगा और तुम ठीक हो जाओगी। उसने कहा कि मुझे पता है मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि मैंने सेल्फास खा लिया है। सेल्फास बोले तो जहर की गोली, जहर की गोली बड़ा ख़तरनाक, बड़ा जानलेवा होता है वो जहर, सेल्फास जिसे बोलते हैं। जब ये जिस्म के अंदर पहुंचता है ना, तो जिस्म के अंदर पहुंचने के बाद 10-15 मिनट के बाद जब ये आंतों को और शरीर के उन पुर्जों को, शरीर के अंदर जो हमारे मशीनरी है ना, ये सिस्टम जो है, ये जो सारे जिस्म को चला रहा है, आते हैं, फेफड़े हैं और ये दिल है आपका, ये तमाम एक गाड़ी के पुर्जों की तरह ही हमारे जिस्म के अंदर पुर्जे हैं। ये सिस्टम जब चलता है, दिल धड़कता है, खून का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर होता है, तो हम सांस ले रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये जहर अंदर पहुँचता है ना, ये सेल्फास, कोई सा भी जहर हो, जब ये पहुँचता है तो धीरे धीरे ये अपना असर दिखाना शुरू करता है और फिर पूरी तरह से जब ये बॉडी के अंदर हावी हो जाता है और उन आंतों को, उन शरीर के हिस्सों को काटना शुरू कर देता है, तो फिर आदमी बच नहीं पाता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो सेल्फास खाने के बाद बच जाएं। तो अब ये औरत कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ही पलों की मेहमान हूँ, क्योंकि मुझे कोई आम बीमारी नहीं है, मैंने जहर खाया है। कहने लगा, तुमने जहर क्यों खाया, आखिर तुम्हें जहर खाने की नौबत क्यों आई। इतने में क्या होता है कि एम्बुलेंस आ जाती है। जल्दी जल्दी उसको आनन फानन में एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे ही शौहर ने डॉक्टरों के हैंडओवर किया अपनी बीवी को, उसके बाद वो बीच रास्ते में भी जब तक एम्बुलेंस चलती रही, रास्ते में उससे वो बात करता रहा, मुझसे बात करने की कोशिश करो। कहने लगी, अंदर बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर कोई चाकू से, कोई छुरी लेकर के मेरे जिस्म को काट रहा है। कहने लगा, बर्दाश्त करो, ये तुमने किया क्यों है, क्यों ऐसा किया, क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी, क्या मेरे बाप से तुम्हें कोई तकलीफ थी। इस घर में तुम मालकिन हो, तुम रानी हो इस घर की, ये करोड़पति, हमारी धन दौलत, इतना बड़ा महल नुमा घर, इस सब की तुम पूरी मालकिन, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से, तुम्हें कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर तुम्हें ये नौबत क्यों आई कि तुमने जहर खा लिया। कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं शर्मिंदा हूँ, और जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगी, तुमसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी, तो मैं अपने आप पर बड़ी शर्मिंदा हुई और मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने जहर खा लिया।
शौहर कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरे काबिल नहीं हो, मैंने कभी तुम्हें ताने दिए, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा, सताया, फिर क्यों तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? शायद अंदर ज़्यादा जलन है, तकलीफ़ है शरीर के अंदर, इस तरह की बातें कर रही हो। कहने लगी कि नहीं, मेरे मरने के बाद, औरत मरने से पहले अपने शौहर यानी अपने पति से कहती है कि मेरे मरने के बाद मैं आपसे नज़रें मिलाकर मैं आपके सामने ये बात नहीं बता सकती अपनी ज़बान से। हाँ, इतना ज़रूर आपको बता करके जा रही हूँ कि मेरे मरने के बाद जब आप घर जाओगे तो मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल जो घर रखा है, उस मोबाइल को खोलना, उसकी गैलरी में जाना, वहाँ आपको वीडियो मिलेगी। और जो मेरे मरने का सबब है, जो मेरे मरने का कारण, मैंने सब कुछ उस वीडियो में बयान कर दिया है, आपको पता लग जाएगा। ये शौहर फिर भी अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है, डॉक्टरों के हैंडओवर करता है। डॉक्टरों ने जैसे इलाज शुरू किया, अपनी कोशिश जारी की, तो वो औरत दम तोड़ देती है, मर जाती है। कहानी बिल्कुल फिल्मी है। इसी तरह से जो है ना, जब कोई फिल्मों में कोई मरता है तो वो सारी अपनी पिछली डिटेल बता करके, हाँ जी ये है और हो गया, मर गया। ये आदमी अपनी मरी हुई बीवी को घर लाता है और सबसे पहले इसको उत्सुकता ये थी कि वो अपनी बीवी का मोबाइल देखे कहाँ रखा है। उसने अंदर कमरे में गया, देखा मोबाइल मिल गया। अभी बीवी को दफनाना ये भूल गया। चारों तरफ फ़ोन घूम गए सब लोग कि भाई रियाज की बीवी जो है वो मर चुकी। चारों तरफ फ़ोन घूम जाते हैं, लोग आने शुरू हो जाते हैं। अब इतना बड़ा घर था, जाहिर बात है उसमें कोई मौत हो जाए तो आदमी आ ही जाते हैं। लेकिन ये आदमी जो इस औरत का पति था, ये उस फ़ोन को देखता है, उसकी गैलरी में जाता है और फिर उस वीडियो को तलाश करता है कि मेरी बीवी ने वीडियो कौन सी रिकॉर्ड की है। जब उस रिकॉर्डिंग को वो देखता है, वीडियो बनाई थी बाकायदा उस औरत ने, और उस औरत ने जो नाम बताया कि मैं किस वजह से, वजह जो बताई वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरी बीवी पिछले 4 सालों से इस परेशानी में मुब्तला थी और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और मैं बेखबर था बिल्कुल। दोस्तों, आखिर ये क्या वजह थी? क्या उसको वीडियो में दिखाई दिया? उस औरत ने क्या कहा था? उस औरत के मरने से पहले के आखिरी शब्द मैं जब आपको बताऊंगा, आप भी हैरान रह जाओगे। आपके घर में भी औरतें हैं, माएँ बहनें हैं, सब कुछ है, हम शादीशुदा हैं, आप भी शादीशुदा हो, लेकिन हमारी पीठ पीछे ही कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें और आपको पता ही नहीं चलता। आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ किसी ऐसे चक्कर में, ऐसे पावर में फंस जाती है कि जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए सुनना ज़रूरी है कि उस औरत के आखिरी शब्द, उसने जो उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था वो क्या कहा था, क्या हकीकत बताई थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बस आपको याद दिलाना है कि लाइक करने का टाइम हो चुका है। आप लाइक में बड़ी कंजूसी कर रहे हो यार, लाइक तो कर दिया करो। मैं आपको इतनी मेहनत करके अपने अंदाज में ये कहानी, ये डिटेल्स पूरी ढूंढ कर लाता हूँ, आपको सतर्क करता हूँ, तो लाइक तो बनता है। फेसबुक पर आप मुझे दास्तान ज़िंदगी पेज पर देख रहे हो तो इसको फॉलो ज़रूर कर लें। इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा यार, 1 लाख 2 लाख लोग, 4 लाख लोग वीडियो को देखते हैं और मुश्किल से फॉलो 10-20 150 लोग करते हैं, ऐसी क्या बात। तो इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि हमारा ये परिवार बढ़े। और आखिर में मैं आपके नाम लेता हूँ, यूट्यूब परिवार हमारा सफ़र ज़िंदगी लगभग 2 लाख लोगों का होने वाला है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा टारगेट 1 मिलियन का है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके चैनल को 1 मिलियन, और फेसबुक पर भी 1 मिलियन लोगों का ये परिवार बनाए, ताकि हम यूट्यूब के भी और फेसबुक के भी सारे परिवारजनों के साथ में फिर एक हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ कहानी की तरफ। दोस्तों, उस वीडियो में आखिर क्या था, जहां से कहानी को छोड़ा वहीं से शुरू करूंगा, पिछली बातें दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वीडियो में उस औरत ने बताया कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस चुकी हूं कि जिससे निकलना मेरा अब मुश्किल, और अपने पति को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वजह थी कि ये जो करोड़पति खानदान था, इनका कपड़े का बड़ा व्यापार था। बाप और बेटा
एक मुस्लिमों में बिरादरी होती है शेख, और ये शेख बिरादरी जो होती है स्वर्ण कहलाती है, यानी ऊंची बिरादरी। हिंदुओं में भी है, मुस्लिमों में भी है। हिंदुओं में जैसे कि स्वर्ण बिरादरी में जाटव आते हैं, राजपूत आते हैं, ठाकुर आते हैं, इसी तरह से मुस्लिम में जो ऊंची बिरादरी होती है हाई लेवल की, उनमें जो कहलाते हैं वो शेख, सैयद, मुग़ल पठान, उसके बाद में फिर अंसारी वगैरह, तेली जुलाया, ये सब चीज़ें जो है वो बाद में आती हैं। तो ऐसे ही ये शेख अपने नाम के आगे लगाते थे। आफ्ताब शेख, और इसका बेटा था रियाज आफ्ताब शेख। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी में ये लोग रहते थे, बड़े व्यापारी थे, मार्केट में इनकी कई दुकानें थी, कारोबार बढ़िया कारोबार चलता था। सुबह को दुकान पर जाना और शाम को वापस आना या रात हो। बाप बेटा एक अलग दुकान पर बैठता था, दूसरा अलग दुकान पर, बड़े बड़े बाकी नौकर इनकी दुकानों पर काम करते थे, तो काम में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंसान दुनिया कमाने के चक्कर में घर भूल जाता है अपना, दुनिया कमाने के चक्कर में दीन भूल जाता है। दोस्तों, जब हम इस ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, सिर्फ आपको 30 सेकंड की एक नसीहत दे रहा हूँ, हम ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो इसमें दुनिया भी ज़रूरी है और दीन भी ज़रूरी है। अगर आप हिंदू मज़हब से आते हो तो अपने मज़हब को भी फॉलो करो। ये दुनिया बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया होती है, इसकी रंगीनियों में इंसान इतना गुम हो जाता है कि वो अपने मज़हब को, जो मज़हब ने, उसके धर्म ने सिखाया है ना कि किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से जीना है, वो उसको पीछे छोड़ देता है और सिर्फ दुनिया में रंग जाता है और वहीं वो उलझ जाता है। ऐसे ही मुस्लिम में भी है। हमें दुनिया में जीना हमारे नबी ने, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि आपको किस तरह से चलना चाहिए। लेकिन हम लोग मुसलमान तो हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे नबी ने हमें ज़िंदगी जीने का क्या दर्स दिया है। तो मकसद कहने का ये था कि हम दुनिया के चक्कर में दीन को, यानी घर परिवार कैसे चलाना है, कैसे मेरा, वो भूल जाते हैं। घर परिवार पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जबकि तरीका तो ये है कि आप काम पर भी फोकस रखो, और काम के, क्योंकि काम करोगे पैसा घर में आएगा, और पैसा जब घर में आएगा तो आपका घर का खर्च चलेगा, इसलिए काम करना ज़रूरी है। और घर में जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनकी भी आपको देखभाल ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ही उन पर से नज़र उठा दोगे तो फिर जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ कांड तो होना ही है। ऐसे ही इस घर में हुआ था। इस घर की बहू जो थी, रियाज आफ्ताब शेख की जो बीवी थी वो नादिया शेख थी, और नादिया जो थी वो घर में चाहे जैसे रहे, खूब उसके पास सोना, गहने, ज्वेलरी, कैश, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ आई कि इसका पति जो था वो ज़्यादातर दुकान पर ही रहता था। अब इनका जो था एक फैमिली ज्वेलर था, जैसे लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, तो ऐसे ही एक फैमिली ज्वेलर था कि कभी भी किसी फंक्शन में जाना होता, कोई ज्वेलरी सेट करानी होती, कोई रिपेयर करानी होती है, जो भी है, तो वो ज्वेलर को घर पे ही बुलाते थे और आकर के भाई ये हमें डिज़ाइन का ये सामान चाहिए, इस तरह के मामला थे। तो उस ज्वेलर का नाम था अदील। तो अब ये औरत जो थी नादिया शेख, ये अदील आता और उसको कभी नग लगवा लेना है जी, इसका कभी पॉलिश बदलवा दो, इसका कभी कलर बदलवा दो, उसके पास जो पहनने की ज्वेलरी थी वो ये उससे कराती थी। लेकिन इसी आने जाने में अदील जो था वो देखने का हैंडसम लड़का था, खूबसूरत था। इस औरत के कदम बहक जाते हैं और ये उसकी तरफ तवज्जो देने लगती है। तवज्जो यानी उसको लाइन देने लगती है। वो लड़का जो था अदील, वो भी बड़ा चैप्टर किस्म का इंसान था, वो तो चाहता ही ये था। ये लड़की जो थी, ये नादिया शेख जो थी, इस घर की बहू थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हैंडसम थी। अब जाहिर बात है करोड़पति घर की बीवी और इकलौते बेटे की शादी की थी उस आदमी ने, तो अब वो तो खूब अच्छी बहू ढूंढ करके खूब एक चांद का टुकड़ा ही लेकर के आया था। तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी हैंडसम थी वो। अब वो दोनों की जब आना जाना हुआ, मुलाकातें हुई, तो अब दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई। नज़दीकी यहाँ तक बढ़ी कि ये औरत इतनी फिसली कि अदील की बाहों में जा गिरी और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठती है। सब कुछ, जैसे कि एक औरत का सब कुछ जो होता है उसकी इज्जत होती है।
यानी इसने उस ज्वेलर के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। दोनों के बीच में एक बार नाजायज ताल्लुकात हुए तो अब मुलाकातें, बातें और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी हो गया। ये अदील जो था एक नंबर का घटिया इंसान था। इसने इस औरत के भरोसे का फ़ायदा उठाया और एक दिन इससे कहा कि जो तुम्हारे पास जितनी भी ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को सारी मुझे दे दो, क्योंकि ये जो था ज्वेलर था, घर आता जाता था और पूरी तरीके से इस औरत को अपने इसने कब्जे में कर लिया। इसके जिस्मानी इससे ख्वाहिशात भी पूरी करता। अब इसके माल के ऊपर इसकी नज़र थी। इसे पता था इस औरत के पास ज्वेलरी बहुत है, बहुत सारा सोना है। तो अब क्या किया, इसने अपने जाल में फंसाया इस औरत को और कहा कि जो तुम्हारे पास जितनी भी ज्वेलरी है वो सब मुझे दे दो। मैं इसको, आज का जो दौर चल रहा है ना, ये तुम्हारे पास जो ज्वेलरी है ये पिछले 10-15 साल पुरानी है, लेकिन आज का जो मॉडर्न दौर है ये दोस्तों, इसी बात कर रहा हूँ मैं, 5 नवंबर को उस औरत ने जहर खाया था और पिछले 4 सालों से यानी लगभग 2021 से उस के साथ अफेयर में थी। लेकिन इन 4 सालों में अपने पति को उसने जाहिर नहीं होने दिया कि वो क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। इतने बड़े घर की औरत, पति होते हुए, और फिर नाजायज़ ताल्लुकात। फिर भी किस चीज़ की कमी थी उसके पास? किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन कमी थी तो क्या थी? कहीं ना कहीं मर्द की ज़रूरत, क्योंकि वो आदमी जब काम पर जाता था, सुबह से शाम तक वो दुकान पर काम करता था, तो शाम को आता, खाना खाता और सो जाता। बीवी के ख्यालात के बारे में, बीवी की ख्वाहिशात के बारे में वो ख्याल नहीं रखता था और इसी वजह से उस ज्वेलर की तरफ उसका रुझान हो गया, यानी झुकाव हो गया। उस ज्वेलर ने इसको फंसाया, कहा जितनी ज्वेलरी है मुझे दे दो, आज के मॉडर्न दौर की ज्वेलरी मैं आपको बना करके दूंगा। ये उसके प्यार में और उसके एतमाद में, उसके भरोसे में इतनी आ चुकी थी कि अपना सब कुछ सोना उस आदमी को इसने दे दिया। पहले तो इज्जत लुटवाती रही, जब उसका मन भर गया ना कि अब इस गरम लोहे पर आखिरी चोट करनी है, इसको आखिरी हथौड़ा मारना है, तब उसने वो चाल चली और सारी ज्वेलरी जो थी वो उससे ले ली और लेने के बाद उसको नए मॉडल में बदलने का भरोसा दिया। और फिर उसमें जो पैसा लगेगा, 40 तोले सोना था उसके पास। आप यकीन करोगे 40 तोले सोना कितना होता है ना? 40 ग्राम, 400 ग्राम, 10 ग्राम का 1 तोला होता है, तो 400 ग्राम सोना हो गया। अब 400 ग्राम सोना, उसमें कितना पैसा लगेगा उसको नए मॉडल में चेंज करने के लिए। उसके बाद में फिर वो उससे कैश लेता है कि इसमें जो पैसा लगेगा वो दो, वो बेचारी कैश भी देती है। फिर ये क्या होता है, उसको इतना भरोसा में ले रखा था उसने कि इसको एक दिन वो बैंक ले जाता है, कहता है कि नादिया आपको पता ही है कि मैं ज्वेलर हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कभी कभी हमें गोल्ड जो है ना वो एडवांस रखना पड़ता है। इस टाइम गोल्ड के भाव ठीक चल रहे हैं और आगे मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि मुझे 1 करोड़ की ज़रूरत है, मैंने वो बैंक से लोन ले लिया है, बस तुम्हें गवाह के तौर पर अपने वहाँ पर साइन करने हैं। अब ये इतना भरोसा था इस औरत को, ये बेचारी उसके साथ चली जाती है, क्योंकि पहले ही अपना तन भी दे चुकी थी, धन भी दे चुकी थी, और अब आखिरी चोट जो उसने की थी उस झांसे में भी ये फंस जाती है। ये उसके पास साथ में बैंक में चली गई और बैंक में जा कर के इसने वहाँ पर कुछ कागज़ों पे इससे साइन करवाए गए, इसका अंगूठा लिया गया। उसके बाद ये अब क्या होता है, इस बात को ज्वेलरी अपनी दी हुई लगभग महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, यहाँ तक कि 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वो ज्वेलरी वापस नहीं देता है। ये कहती है कि अदील मेरी ज्वेलरी मुझे वापस दो, क्या हो गया, इतने दिन हो गए। अब उसने अपना रंग असली जो था उसका वो दिखा दिया इस औरत को, कहा कि कौन सी ज्वेलरी, कि वही जो मैंने तुम्हें चेंज करने के लिए दी थी, नए मॉडल में बनाने के लिए दी, कि वो तो सब ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई? कैसे ख़त्म हो गई? कि वो तो मैंने बैंक में गिरवी रख दी है और वो अब वहाँ से नहीं निकलेगी।
कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। मेरे शौहर ने मुझसे अगर सवाल कर लिया, कोई फंक्शन अभी हमारी रिश्तेदारी में आने वाला है, जब मेरे पास वो ज्वेलरी नहीं होगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तुम जानो, कोई भी जवाब दो। अब ये बेचारी, जैसे आंधी आती है ना और एक गधा खड़ा हुआ होता है तो वो देखता है चारों तरफ कि कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। कहा जाता है, एक मिसाल मशहूर है, किसी के लिए कहा जाता है कि जब किसी के साथ धोखा हो जाता है कि अब ऐसे देख रहा है जैसे आंधी में गधा देखता है। तो जब आंधी तूफान आता है तो गधा खड़ा रहता है, वो इधर उधर भागता नहीं है कहीं भी कि यार मैं जा करके कहीं को इधर को एक आड़ में खड़ा हो जाऊं या कहीं को चला जाऊं। तो ये एक मिसाल दी जाती है। नादिया शेख भी ऐसी ही थी, वो अब ऐसे खड़ी रह गई जैसे आंधी में गधा खड़ा रहता है। वो बेचारी क्या करे, उसने उससे बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई सोना नहीं मिलेगा, कोई ज्वेलरी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। वो मैंने बैंक में गिरवी रख दिया, मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए लिया और उसमें तुमने साइन किए अपनी मर्जी से, और उसमें यह भी लिखा था कि तुम इस ज्वेलरी को लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हो। ये बेचारी बहुत परेशान होती है। अब इसको यकीन हो गया था कि मैं उस ज्वेलर के हाथों ठगी गई हूँ। अब ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी कि अगर पति ने, यानी मेरे शौहर ने, वो अलमारी लौकर देख लिया जहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी रखती थी, जब ये शादी का हमारे परिवार में आ रही है, मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी। जो उसके पास कैश रखा था वो भी उसने उसको दे दिया था। ये सब कुछ सोचते हुए अब उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पिछले 4 सालों से मैं इसके साथ रिलेशन में रही, ये बात छुपाती रही, लेकिन अब ये छुप नहीं पाएगा, ये सारा मामला और खुल जाएगा, फिर मैं अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी। ना मैं अपने ससुर के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहूंगी और ना ही मैं अपने शौहर को मुंह दिखाने लायक रहूंगी। मैं उससे नज़र नहीं मिला पाऊंगी और पूरे फिर रिश्तेदार, समाज, ये सब बदनामी होगी, ये अलग होगी। इसलिए वो फिर अपने कमरे में बंद हो जाती है और वो वीडियो बनाती है और उस वीडियो में वो जिम्मेदार उस ज्वेलर्स को ठहराती है और उस बैंक में एक आदमी और था जवाद नाम का, उसको ठहराती है। और उसमें जो ज्वेलर के यहाँ काम करता था लड़का मूसा, जो उससे ज्वेलरी लेकर के गया था, उसको ठहराती है। ये 3 आदमियों के नाम बताने के बाद वो फिर कहती है कि मैं अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। मेरी जीने की ख्वाहिश अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब एक औरत अपने पति की नज़रों से गिर जाती है, वो पूरे समाज की नज़रों में किसी से भी गिर जाए वो सब सहन कर लेती है, लेकिन जब कोई औरत अपने शौहर की नज़रों से गिर जाए, जिसके साथ उसे हर वक्त रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, सब कुछ ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है, उसी की नज़रों से जब औरत गिर जाए तो फिर उसका ज़िंदा रहना ठीक नहीं है। और वो उसके बाद में कहती है कि मैं जहर खाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो ख़त्म करती है और उसके बाद उसने सेल्फास का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था और वो सेल्फास की गोली यानी जहर की गोली खा लेती है और इस तरह से उसकी दुखद मौत हो जाती है। ये आदमी जो है थाने पहुंचता है, जो ये रियाज शेख था और इसका बाप आफ्ताब शेख, ये थाने पहुंचते हैं और थाने जाकर के वो ज्वेलर जो इनका फैमिली ज्वेलर था उसके ख़िलाफ़, उसके एक कर्मचारी मूसा के ख़िलाफ़ और एक बैंक कर्मचारी जिसने वो सारा मामला किया था, जो पैसा उसको दिया था, वो ज्वेलरी भी उसकी वहाँ पे बैंक में रखी थी, उनके खिलाफ वो जो है रिपोर्ट दर्ज कराता है और फिर वो लोग पकड़े जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। तो मकसद कहने का ये है कि आप अपने घर भी ध्यान रखें, कारोबार करना भी ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम घर में भी अपने खैर खबर रखें कि आपके पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूँ कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है, कौन किसको दिल में जगह देता है, सूखे पत्ते तो पेड़ भी गिरा देता है, वाकिफ़ है हम दुनिया के रिवाजों से, मतलब निकल जाए तो हर कोई भुला देता है। दानिश अंसारी सरदना मेरठ से हैं और बड़ी अच्छी बातें ये लिखते हैं। मैं इनका फ़ैन हूँ भाई, बहुत बड़ा वाला। भाई जी मेरा भी नाम लिया करो, मैं मुंडका दिल्ली से हूँ, मेरा नाम सोमवीर है। जी भाई आपका नाम ले लिया गया है। ख़तरा दुश्मनों से नहीं अपने ही लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण ही डूबती है। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से। भाई वाह, बहुत ही अच्छा आपका शेर है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है।
हेमंत कुमार देवांगन, जिला जांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं। जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं। खुर्शीद अहमद भाई जी, आपको हमारी तरफ से नमस्कार। और मैं ओंकार छोटा, वीर बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, आपकी कहानी सुनकर के बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया साहब। भाई खुर्शीद, अस्सलाम वालेकुम। भाभी तो भाभी होती है यार, ये रिश्ता बड़ा नाजुक होता है भाइयों। जावेद अली हशमत, पत्नी है फरमाना, बेटा है अनस, बेटी है सुमैया, छोटा बेटा है हम्माद लोनी गाजियाबाद से। आगे है मोहम्मद रऊफ़ वाही नाद बानो, ये भी हो गए हैं। यह है राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। खुर्शीद भाई जी राम राम, मैं रवि सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से उज्बेकिस्तान में रह करके आपकी कहानी को सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूर मोहम्मद, बहुत खूबसूरत आपकी कहानी है, बहुत शुक्रिया। जाफिर अंसारी हैं ये, जो झारखंड के रहने वाले हैं, राव। और ये हैं एडवोकेट राजवीर सिंह पोसवाल, एडवोकेट अब्दुल हादी तकदीर फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाजार कानपुर से। राजवीर सिंह पोसवाल जी अमरोहा से हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इनके कमेंट नहीं है, लेकिन उनके नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि नियमित वो हमें सुनते हैं। और कौन था, लगभग याद नहीं आ रहा यार। चलो कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।